प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप लोगों ने पिछले सप्ताह फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के समाज की क्या स्थिति थी, इसको आपने पढ़ा। उससे संबंधित क्रियाकलाप आपको गृह कार्य के रूप में दिए गए थे, उनका समाधान भी हमने प्रस्तुत किया। अब हमको ये देखना है इस सप्ताह इस वीडियो में कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। आखिर वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की, क्रांति का आरंभ किया। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने टैक्स बढ़ा दिए थे। रीजंस आपको समझ में आ गए थे। आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से लुई 16वें को कर बढ़ाना पड़ा था। लेकिन कर बढ़ा दिए तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? क्या उसने मन में सोचा कि कर बढ़ाना है और बढ़ा दिया और सभी लोगों ने मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकता था, कोई कर नहीं बढ़ा या घटा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब क्या था कि लुई 16वां जो राजा था उसको ये अधिकार नहीं था कि वो खुद से ये बोल दे कि आज से कर बढ़ाया जाता है और बढ़ जाए। नहीं, उसके लिए उसको प्रतिनिधि सभा अर्थात एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना पड़ती थी। उस मीटिंग में राजा ये प्रस्ताव रखता था कि मैं इतने कर बढ़ा रहा हूँ। फिर उस प्रतिनिधि सभा पे 3 वोट पड़ते थे और वो पक्ष में पड़ गए तो टैक्स बढ़ जाता था, अन्यथा टैक्स नहीं बढ़ता था। समझ में आया ना? एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। जो प्रतिनिधि सभा है जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है, बैठक हो रही है वहाँ पर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि बैठक व्यवस्था कैसी थी। इस एस्टेट जनरल की जो बैठक होती थी यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में की गई थी। मतलब आप सोच लीजिए कि 100 से ज़्यादा साल बीत गए थे, एस्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाओ। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को खूब सजाया गया, संवारा गया। उस बैठक में, उस मीटिंग के लिए क्या हुआ, पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में क्या किया, 300 प्रतिनिधि भेजे। यहाँ पर 300 प्रतिनिधि प्रथम स्टेट ने भेजे, द्वितीय स्टेट ने भी 300 भेजे। प्रथम स्टेट में कौन कौन थे, अच्छा आप बताइए। हाँ, पहले स्टेट में पादरी वर्ग आता था और द्वितीय स्टेट में कौन आता था, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग। तो ये जो है आमने सामने की कतारों में बैठा दिए गए प्रथम स्टेट के लोग। ये देखो, ये बैठे हैं प्रथम स्टेट के लोग, ये बैठे हैं द्वितीय स्टेट के लोग, आमने सामने कतारों में बैठ गए। यहाँ पे राजा बैठ जाया करता था ऊपर सिंहासन पर। इसके बाद तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि इन 300 के पीछे और इधर 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो जाते थे। ये देखिए आप, 300 और 300 600 प्रतिनिधि जो ये गोले के लाल घेरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े होकर उस मीटिंग में अपने एस्टेट अर्थात अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। आपको बता दें कि तीसरे एस्टेट्स का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो लोग, वे अन्य एस्टेट्स की अपेक्षा समृद्ध और शिक्षित थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग उतना पढ़ा लिखा और समृद्ध नहीं था जितना तीसरे स्टेट्स का ये वर्ग जो मीटिंग में शामिल था, ये पढ़ा लिखा और समृद्ध था। लेकिन इनको वे अधिकार नहीं थे जो पादरियों को और कुलीन वर्ग के लोगों को थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया कि किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित है। अब इनका प्रवेश वर्जित था, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की एक सूची तैयार की गई। यहाँ पर एक सूची बनाई गई
और इन सूचियों को लेकर के उनके प्रतिनिधि बैठक में गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एस्टेट जनरल के नियम के मुताबिक, एस्टेट जनरल का नियम क्या था इसको ध्यान से सुनिएगा। उस नियम के मुताबिक प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मतलब एक वोट प्रथम एस्टेट का, एक वोट द्वितीय एस्टेट का और एक वोट तृतीय एस्टेट का। इस तरह से कुल 3 वोट वहां पर पड़ते थे। इस बार भी लुई 16वां जो था इसी प्रथा को पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। वो भी ये कह रहा था कि एक एस्टेट का एक ही वोट होगा, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने ये मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा जो है वो मतदान करेगी। ऐसा नहीं कि पूरी सभा की तरफ से कोई एक वोट करेगा, नहीं, अब की बार पूरी सभा के एक एक सदस्य को वोट देना चाहिए, उसको वोट का हक मिलना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। उन्होंने ये मांग वहां पर रखी। लुई 16वें ने क्या बोला, एक स्टेट का एक वोट होगा, लेकिन तीसरे स्टेट के जो पढ़े लिखे प्रतिनिधि वहां शामिल हुए थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, जितने लोग शामिल हुए हैं वे सारे लोग वोट करेंगे। अब आगे क्या होता है फिर, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, डेमोक्रेटिक थ्योरम था ये, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, तृतीय स्टेट ने जब ये मांग रखी कि हम सारे लोग अपना अपना वोट देंगे, तब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे वे विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए और मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं फिर। इसके बाद तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी, ये पढ़े लिखे थे और वहाँ पर मीटिंग में गए थे, तो वो ये क्या बोलते थे कि सारे फ्रांस के प्रवक्ता के रूप में हम यहाँ शामिल हुए हैं, इसलिए हमारी बात मानी जाए। लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो वो लोग क्या किए, सभा छोड़कर बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो ये लोग सारे के सारे क्या हुए, 20 जून को ये सारे प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। वहां इकट्ठे होके शपथ लेने लगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को नेशनल असेंबली। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सभा है, तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधियों की जो सभा है, वो आज से नेशनल असेंबली घोषित की जाती है। और शपथ ले ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वहां पर। उनका नेतृत्व मिराव्यो और आवेशिये ने किया। अब हम जान लें कि मिराव्यो कौन था और आवेशिये कौन था। तो मिराव्यो जो है, ऊपर आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है, इसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। मतलब यह एक द्वितीय स्टेट का सदस्य था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। वो ये मानता था कि किसी को भी विशेष अधिकार जन्म से नहीं मिलना चाहिए। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जो भीड़ जुटी थी टेनिस कोर्ट में, उसके सामने जाके जोरदार भाषण दिया। उसने बोला कि किसी को जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उसकी योग्यता से मिलने चाहिए, और बहुत सारी बातें उसने की। और ये जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरे महानुभाव थे आवेशिये, ये एक पादरी थे, जिन्होंने तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका अर्थात पैम्पलेट लिखी और उसमें ये बताया कि तीसरा स्टेट एक्चुअल में क्या है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यह स्वाभाविक भी है कि पूरे फ्रांस में तीसरे स्टेट्स के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। जब राजा ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई तो पूरे फ्रांस में एक अलग माहौल था कि आखिर हमारे लोग भी उस सभा की बैठक में जा रहे हैं। और जब उन्होंने वहां जाकर विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, तो इसकी खबर पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई। पूरे फ्रांस के लोग आंदोलित हो उठे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की जो कीमतें थीं वे आसमान पकड़ गईं। इतनी ज़्यादा कीमतों में वृद्धि हो गई। इस स्थिति का फायदा उठाया
बेकरी मालिकों ने और उन्होंने पाव रोटी की जमाखोरी शुरू कर दी। इससे हालात और ज़्यादा खराब हो गए। पिछले अध्याय में हमने इसको समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ था। हुआ ये कि बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार कर रही औरतों को आखिर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया, अटैक कर दिया और सामान लूट लिया। बेकरी के जो कर्मचारी थे, बेकरी का जो मालिक था, उनकी मारकुटाई कर दी। इस तरह से वहां पर उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट कर दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। पिछले अध्याय में हम इस चीज को देख चुके हैं। तो गुस्से से जो भीड़ थी उसने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया और बास्तील के किले को नेस्त नाबूद कर दिया। क्या हुआ था उसमें आपको याद होगा, कमांडर मारा गया था और 7 कैदी थे, उनको छुड़ा लिया गया था। कितने कैदी थे? 7। किस तारीख को धावा बोला? 7 दूनी 14। 14 जुलाई को धावा बोला और 7 कैदियों को छोड़ा लिया गया। आप ये वीडियो में इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। पिछले अध्याय में भी आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। देहाती इलाकों में, गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों, लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो क्या कर रहे हैं, पकी हुई फसलों को तबाह करने के लिए निकले हुए हैं। अब यह अफवाह फैल गई पूरे फ्रांस में कि जो जागीरदार हैं, जागीर के मालिक हैं, उन्होंने लठैतों, लुटेरों, डाकुओं को, गिरोहों को बुलाया और ये बोला है कि जाओ किसानों की जो फसलें हैं उनको बर्बाद कर आओ। इस भय से कई जिलों में किसानों ने अपने कुदालों, बेलचों इत्यादि का उपयोग करके ग्रामीण किलों का निर्माण कर दिया। इस तरह के किले जो आप देख रहे हैं, इनका उन्होंने निर्माण कर लिया। अन्न भंडारों को उन्होंने लूट लिया और लगान संबंधी लगभग सभी दस्तावेज जलाकर राख कर दिए। कोई सबूत लगान का अपने पास शेष नहीं रहने दिया, उसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। बड़ी संख्या में कुलीन लोग जो थे वो अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। मतलब हालात ऐसे हो गए कि जो कुलीन वर्ग के सामंती लोग थे, सामंत किस्म के जागीरदार लोग थे, उनको जागीरें छोड़कर भागना पड़ा और पड़ोसी देशों में शरण लेना पड़ी उनको जाके। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लुई 16वें को हो गया। उसके जो मंत्री थे उन्होंने बता दिया कि राजा साहब, विद्रोह बहुत भड़क चुका है, प्रजा काबू से बाहर हो चुकी है। तो लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। मतलब लुई 16वें ने तृतीय स्टेट्स की जो नेशनल असेंबली थी उसको मान्यता दे दी और उसके द्वारा बनाया गया संविधान उसको भी स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पादरी वर्ग को अपने विशेष अधिकार छोड़ने होंगे और पादरी वर्ग को अपने विशेष अधिकार छोड़ देने के लिए इस आदेश के तहत विवश कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। क्या नाम था धार्मिक कर का? हाँ, टाइद। टाइद नाम का जो कर था, जो फसलों पर उसके 10वें हिस्से के बराबर लगाया जाता था, वह समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली सारी भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। कर्ज था 10 अरब लिबरे का और जब विशेष अधिकार व्यवस्था को भंग किया गया तो संपत्ति आ गई 20 अरब लिबरे की। तो सोचिए कि ये विशेष अधिकार प्राप्त लोग कितने आनंद और मौज में थे कि सरकार को भी नुकसान हो रहा था और आम जनता भी नुकसान में थी। फ्रांस जो है अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। जैसे ही लुई 16वें ने बोला कि हम नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं और हम उसके संविधान को भी स्वीकार करते हैं, इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। देखते हैं कैसे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हस्तांतरित कर दिया गया।
इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। तो क्या हुआ यहां पर, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। संविधान जब तक नहीं माना था राजा ने, तब तक विधायिका भी राजा था, कार्यपालिका भी राजा था और न्यायपालिका भी राजा था। लेकिन जब संविधान को स्वीकार कर लिया तो विधायिका की, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में उस राजा की शक्तियों का बंटवारा कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। और इस प्रकार फ्रांस का जो राजा था वो संविधान के दायरे में आ गया और फ्रांस बन गया संवैधानिक राजतंत्र। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। इसे आप ध्यान से देखिए। कुछ निष्क्रिय नागरिक थे जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता था। लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के वे सभी व्यक्ति जिनको मत देने का अधिकार नहीं था, वे आते थे निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में। और वो लोग सक्रिय नागरिक थे जो वोट देते थे। ऐसे लोगों की संख्या 2.8 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख थे। मतलब लगभग 40 लाख लोग निर्वाचक मंडल चुनते थे। तो ये जो सक्रिय नागरिक हैं, ये सक्रिय नागरिक अपना वोट देकर 50,000 निर्वाचक मंडल के पुरुषों का चुनाव करते थे। मतलब ये लोग वोट देके उनको चुनते थे जो अपने वोट से नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुनेंगे। मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि इन्होंने जिनको वोट दिया और वो जाके सीधे असेंबली के सदस्य बन जाएंगे, नहीं। ये सक्रिय नागरिक पहले 50,000 पुरुषों का चुनाव करेंगे, ये कहलाएगा निर्वाचक मंडल। फिर ये निर्वाचक मंडल के 50,000 लोग अपना वोट देंगे। ये वोट देके नेशनल असेंबली का चुनाव करेंगे और 745 सदस्यों को चुनेंगे। इस तरह से चुनाव होता था नेशनल असेंबली का, और यही नेशनल असेंबली कहलाती थी विधायिका। ठीक, इस विधायिका का सम्राट पर भी नियंत्रण होता था और मंत्रियों पर भी नियंत्रण होता था। दूसरा हिस्सा आता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है सम्राट, और सम्राट जिनके माध्यम से सत्ता का संचालन करता था वे मंत्री। और इन मंत्रियों का जो गठन है, इन मंत्रियों को मंत्री पद जो दिया जाता था वो नेशनल असेंबली के सदस्यों में से ही दिया जाता था। मतलब ये 745 सदस्यों में से कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता था जो सम्राट पर नियंत्रण रखते थे, और विधायिका भी सम्राट पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा सक्रिय नागरिकों में से न्यायपालिका स्वतंत्र थी। इसको भी वोट देके जजों का चुनाव किया जाता था, न्यायाधीश चुने जाते थे, लेकिन ये स्वतंत्र थी। समझ में आ गया क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था यह थी कि नेशनल असेंबली का चुनाव होता था 745 लोगों के लिए। 745 लोगों को एक निर्वाचक मंडल चुनता था। उस निर्वाचक मंडल को सक्रिय नागरिक चुनते थे, निष्क्रिय नागरिक कोई काम के नहीं थे। सक्रिय नागरिक कौन थे हम देखते हैं। सन 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। मतलब संविधान ने क्या किया कि फ्रांस के लिए जो कानून बनना है उसका अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। जैसा कि आपने पीछे देखा कि सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। इस तरह से इन नागरिकों ने एक निर्वाचक समूह का चुनाव किया। ये निर्वाचक समूह बाद में असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो जो सक्रिय नागरिक थे वो वोट देकर 40,000 निर्वाचक 50,000 निर्वाचकों को चुनते थे। फिर ये 50,000 निर्वाचक मिलके 745 जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे उनका चुनाव करते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक अर्थात मत देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मतलब जो टैक्स दे सकता था 3 दिन की मजदूरी के बराबर उस जमाने में फ्रांस में वही वोट देने का अधिकारी था। आज आप सोच सकते हैं, आप लोग सोचिए कि भारत में वोट देने का अधिकार जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाते हैं आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन फ्रांस में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो उसी को वोट देने का अधिकार था। तो हमको ये जो अधिकार है, हमने जब पाठ शुरुआत की थी तभी आपको समझाया था कि आपको क्या लगता है कि समानता का हक जो है
ऐसे ही हमको आराम सहज और सुलभता से हासिल हो गया क्या? नहीं, फ्रांस में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। वो संघर्ष हम पढ़ रहे हैं। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। नो टैक्स नो वोट। आपने टैक्स नहीं दिया, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। और केवल अधिकार तो छोड़ दो, आप तो सक्रिय नागरिक ही नहीं कहलाए। ऐसे लगभग 40 लाख लोग जो थे, जो 25 वर्ष से कम उम्र के थे और टैक्स नहीं देते थे, इसलिए वोटर नहीं हुए, निष्क्रिय नागरिक हो गए। वोट देने का अधिकार फ्रांस में उनको मिला जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात जो संविधान था उसकी घोषणा शुरू हुई, उसका जो ऊपर हेडिंग डाली गई उसका नाम था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। और उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो अधिकार हैं नैसर्गिक एवं आहरणीय होंगे और ये सभी व्यक्ति को जन्मना प्राप्त होंगे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। क्या कर दिया गया स्पष्ट कि राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की सुरक्षा करे और नागरिकों को सारे अधिकार नैसर्गिक रूप से प्राप्त हो गए। अब उनको जन्म से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था किसी को नहीं दी गई। ठीक है। क्रांतिकारी पत्रकार जियो कॉल मरा ने अपने अखबार लॉमी द पीपल, इसका अर्थ होता है जनता का मित्र, इसमें नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी की थी। ये आप देख रहे हैं, मराठ का चित्र है। ये पत्रकार थे, इन्होंने एक टिप्पणी की थी अपने अखबार में। उसके बारे में आप बहुत ध्यान से सुनिए, चूंकि इस पर क्रियाकलाप भी हल करना है हमको आगे चल के। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, अमीरों को सौंप दिया गया मतलब जो टैक्स देगा वो वोट देगा, वोट देगा मतलब उसके हिसाब के कानून बनेंगे। देखते जाइए। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। ये कौन कह रहा है? पत्रकार मरा अपने अखबार में लिख रहे हैं कि गरीबों और शोषितों की दशा शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी यह कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि प्रतिनिधि सभा में जो तृतीय स्टेट्स के लोग प्रतिनिधित्व करने गए थे वो किसान और कारीगर थे क्या? उनका तो प्रवेश निषेध हो गया था। शिक्षित, पढ़े लिखे और अमीर लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे तीसरे स्टेट का। उन्होंने अपने हक मांगे वहां जाकर, तो उन्होंने अपने हक मांगे तो उन्होंने अपने हक को रखने के लिए, अपना वोट पावर के लिए पैसे का रास्ता अपना लिया कि जो टैक्स देगा वो वोट करेगा। समझ गया ना आप लोग? तो टैक्स कौन देगा? यही तीसरे स्टेट्स के जो अमीर लोग थे, ये टैक्स देने के हकदार थे, ये टैक्स देते भी थे। ये लोग टैक्स देते थे, पहले से देते आ रहे थे, लेकिन गरीब गुरबा अभी भी वोट देने के अधिकार से वंचित था। तो जो मराठ है, इसने ये शंका प्रकट की कि गरीबों और शोषितों की दशा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुधर सकती। यहां पर कुलीनों को और पादरियों को तो उनके हक से हटा दिया गया, जन्म से जो विशेष अधिकार थे उनके वो दूर कर दिए। अब क्या हो गया? उनकी जगह पर, कुलीनों की जगह पर अमीर आ गए जो टैक्स देते थे। पूंजीवाद आ गया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये यहां पर अभी क्रांति की बीजारोपण हो रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर नेशनल असेंबली आ गई, तृतीय स्टेट्स के लोगों का संविधान मान लिया गया, लेकिन क्या वास्तव में तृतीय स्टेट्स के लोगों को वाजिब हक मिला? अभी तक नहीं मिला। अब हम आगे देखते हैं कि क्या था एक्चुअल में, कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष जो फ्रांस में थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रकट करने के लिए
शब्दों को छापने की बजाय कुछ आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। तो वहाँ पर ली बार्बिए नाम का एक पेंटर हुआ करता था। उस पेंटर ने अधिकारों के जो घोषणा पत्र था उसकी कुछ जरूरी बातों को लोगों तक, कौन से लोग, अनपढ़ लोग जो शिक्षित नहीं थे, ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। उनके कुछ चित्र आपको इसमें बताए जा रहे हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी हैं, इसको आप गौर से देखिएगा। टूटी हुई जंजीर, क्या होता था, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, और टूटी हुई हथकड़ी जो है वो उसकी आज़ादी का प्रतीक था। मतलब बार्बिए ने जो ये चित्र टूटी हुई जंजीर का बनाया, इससे पता चला कि दासों को उनकी दासता से मुक्ति मिल गई, वे आज़ाद हो गए हैं। इसके बाद छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और पूरे गट्ठर को नहीं, अर्थात एकता में ताकत है। यहाँ पर फ्रांस के 3 रंगों की पट्टी मतलब झंडे से इस गट्ठर को बांधा गया है, मतलब ये फ्रांस की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया ये बर्छीदार गट्ठर। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख। एक सर्वदर्शी आंख जो है वो ज्ञान का प्रतीक होती है, और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, यह प्रतीक बार्बिए ने बनाया। इसके बाद राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। मतलब यहां पर इन्होंने राजदंड बनाया और यह बताया कि यह संविधान के दायरे में अब आ गया है, यह अब हर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, यह सनातनता का प्रतीक है। मतलब अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, कोई दूसरा छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जब दास आज़ाद हो जाते थे, गुलामी से मुक्त हो जाते थे अमीरों की, तब उनको ये टोपी दी जाती थी और ये बताया जाता था कि ये नया नया आज़ाद व्यक्ति है। तो ये एक तरह से दासता से मुक्ति का प्रतीक हो गई ये लाल फ्राइजियन टोपी। नीला, सफ़ेद और लाल रंग, ये तीनों रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे, जो दिखाए गए कि सारा फ्रांस अब एक हो चुका है। डैनो वाली स्त्री मतलब पंख वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। मतलब ये जो महिला है, ये जो स्त्री दिखाई दे रही है, ये कानून की देवी है जो पंख लगाकर सर्वत्र विचरण कर रही है, ये अब कैद में नहीं है किसी के। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं और ये दरवाजे सबके लिए खुलते हैं, इसका ये अर्थ हुआ। तो इस तरह से आप लोगों ने अध्याय 2 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब बारी है आपके क्रियाकलाप की, जो किताब में आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये देखिए। पहला क्रियाकलाप 1, ऊपर दिए गए राजनीतिक प्रतीकों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान कीजिए। ऊपर दिए गए अर्थात अभी हमने जो आपको बताए, ये और इनके बारे में आपको इन राजनीतिक प्रतीकों को समझना है और इनको समझकर इनके आधार पर आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करना है। क्रियाकलाप 2, ले बार्बिए के पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या कीजिए। इसमें चित्रित प्रतीक मतलब ये महिला 3 रंगों वाली ये बनी हुई है, देखिए ये प्रतीक चित्र किया गया है। ये आपने ऊपर राजनीतिक प्रतीकों में देखा होगा, ये महिला के बारे में है, ये एक हाथ में जंजीर लिए हुए। डैनो वाली महिला ये भी दिख रही है आपको, इसके बारे में देखना है। फिर ये एक त्रिभुज, आँख वाला त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, इसको देखना है आपको। ये विधिपट बना हुआ दिखाई दे रहा है एक प्रतीक, ये। तो इस तरह से आपको इसमें ढूंढना है कि कौन कौन से प्रतीक इसमें दर्शाए गए हैं और उन प्रतीकों की आपको व्याख्या करना है, ठीक है। क्रियाकलाप नंबर 3, 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 6 में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी तुलना करना है। आपकी किताब में दिए गए, आप उनको देखिए, फिर भी यहां पर हम दे रहे हैं। ये पहला और छठवां, इसमें क्या करना है आपको, क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं। ये पहला और छठवां दोनों दस्तावेज जो दोनों में लिखा गया है, ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप और पूरक हैं क्या। और दूसरा, क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है, क्या ये लगता है कि ये दोनों विचार लगभग एक जैसे हैं। इसके बारे में आपको अपने विचार प्रकट करना है कि आपको क्या लगता है कि ये क्या है। अगला क्रियाकलाप चौथा,
1791 के संविधान में फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित होते, किन समूहों को इसमें असंतोष हो सकता था और मराट ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे। ये पूरा अध्याय आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपको अपनी बुद्धि से ये पता करना है, आकलन लगाना है कि ये जो संविधान बना था, इस संविधान से कौन सा समूह लाभान्वित होता। डेफिनेटली तृतीय स्टेट तो होता, लेकिन तृतीय स्टेट में क्या गरीब लाभान्वित होता, क्या शोषित लाभान्वित होता, या अमीर और शिक्षित वर्ग, समृद्ध वर्ग लाभान्वित होता। और इससे किन समूहों को असंतोष होता, पादरियों को जिनसे उनकी जमीनें छीन ली गई, कुलीनों को जिनसे उनके अधिकार छीन लिए गए, या उस गरीब गुरबे को जिसको कुछ मिला ही नहीं। इन सारी चीजों के आधार पर वो पत्रकार मरा ने अपने जनता के मित्र नाम के अखबार में कुछ लिखा था। वो अनुमान क्या थे, ये आपको बताना है। अंतिम क्रियाकलाप पांचवा, फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। मतलब फ्रांस में राजा निरंकुश था, जनता ने विद्रोह कर दिया, राजा संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही राजतंत्र फ्रांस के आजू बाजू राज्यों में था। प्रशा नाम का एक देश था, ऑस्ट्रिया नाम का देश था, हंगरी था, स्पेन था, यहां पे भी राजा निरंकुश थे। तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, यह आप कल्पना कीजिए। और फ्रांस की इन घटनाओं से आस पड़ोस के देशों के राजाओं, व्यापारियों और देश के ही किसानों, कुलीनों, पादरियों ने कैसा रिएक्शन दिया होगा, क्या प्रतिक्रिया दी होगी। क्या वे खुश थे, क्या वे दुखी थे, क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अगर दी तो कैसी दी, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा हो तो दोबारा फिर से इस वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको किसी कंटेंट में कठिनाई आती है तो अपने क्लास टीचर से बात कीजिए और अपनी परेशानियों का समाधान कीजिए। धन्यवाद और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।